हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंस। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में, यानी कि अपडेटेड सिलेबस के बारे में जो आपको यूजीसी सीएसआईआर डीबीटी एग्जाम में पूछा जाने वाला है। यानी कि हम देखने वाले हैं कि सीएसआईआर इस सिलेबस में कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, कौन से टॉपिक्स को मॉडिफाई किया गया है, कौन से टॉपिक्स को और ज़्यादा एडवांस किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो हमें पता है कि सीएसआईआर का जो भी हमारा सिलेबस था वो इनिशियली था 13 यूनिट्स का। अगर आप देखोगे तो हमारे पास 13 यूनिट्स थे, तो बाय नंबर सिर्फ एक यूनिट क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा लाइन टू लाइन या आप सिलेबस को पूरा क्रैक डाउन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है। तो पहले जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो नाम में हुआ है। पहले इसका नाम था मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। अब ये चेंज होके हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये सारी चीज़ें सेम है। जो चीज़ें सेम है उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो आप सबको पता ही है। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। जो हमारा यूनिट 9 है, यूनिट 10 है, अगर आप इसमें देखने जाओ तो इवोल्यूशन इसमें बाइफरकेट किया गया है। यानी कि थोड़ा इवोल्यूशन का पार्ट यूनिट 9 में डाला है, थोड़ा इवोल्यूशन का पार्ट यूनिट 10 में डाला है। जो कि यूनिट 11 था, हमें पता है कि यूनिट 11 पूरा इवोल्यूशन था, उसमें उन्होंने क्या किया है, बाइफरकेट किया है, थोड़ा सा मर्ज किया है यूनिट 9 के साथ, थोड़ा सा मर्ज किया है यूनिट 10 के साथ। उसके बाद हमारे जितने भी टॉपिक्स ये सारे नए हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे नए हैं। ये सारे आपको डीबीटी के हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहले जाते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के बाद, वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री यूनिट। इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आप इसे ओल्ड वे से ही पढ़ सकते हैं। यानी कि आपका ओल्ड जो भी स्टडी मटेरियल था आप उससे इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हमारा जो सेकेंड यूनिट है, ठीक है, सेकेंड यूनिट में आप देखोगे तो सेल वॉल एज सच सब यूनिट नहीं था। अब इस वक्त उन्होंने एक्स्ट्रा एक सेपरेट सब यूनिट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इसमें प्रोकैरियोट्स ये नाम भी उन्होंने एक ऐड किया हुआ है, तो प्रोकैरियोट्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकॉन हो गया, तो आपको पेप्टिडोग्लाइकॉन एक एक्स्ट्रा, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकॉन थोड़ा सा और डीप में करना पड़ेगा। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इसका ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनामिक्स उन्होंने ऐसे दिया है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि न्यूक्लियस में वो बाइलेयर कैसे फॉर्म होते हैं, उसके प्रोटीन्स, उसका जो भी स्ट्रक्चरल है, जैसे कि हमें पता है कि वो एफ फाइब्रिन, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और ज़्यादा डीप में करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस में पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा और डीप में करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, इसमें चेंज आएगा ग्रोथ काइनेटिक्स, ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ये चीज़ें जैसे आपको आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डाल सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, जहाँ पे वो आपको जनरेशन टाइम या लैग पीरियड, लॉग पीरियड जानने के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ये आपको आएगा ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर हो रही है। तो ऑब्वियसली सीएसआईआर हो गया, डीबीटी जेआरएफ होगा, उनका एजेंडा ही ये है कि वो एक अच्छा खासा ऐसा एक हॉट टॉपिक दे जिसपे बच्चे पढ़ाई करके ही आए उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने के लिए। तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वापस से हॉट टॉपिक हो सकता है आपके सिलेबस का, ठीक है। जैसे बायोकेमिस्ट्री में रामाचंद्रन प्लॉट, एंजाइम इनहिबिशन वगैरह था, तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा आगे हो सकता है क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल प्रोसेसेस में ये मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये उन्होंने ऐड किया हुआ। ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स ऐसा उन्होंने नहीं दिया था, ये ऐड किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे वो। रेगुलेशन पे ध्यान दे रहे हो तो एक्टिवेटर्स रिप्रेसर्स पे भी ध्यान देंगे। तो आपको इस लेवल पे थोड़ा सा आपका पढ़ाई का जो भी आपका क्या कह सकते हैं कि आपकी जो भी डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म रेगुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। राइबोजाइम, राइबो स्विचेस, नॉन कोडिंग आरएनए, इन पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इसे थोड़ा सा क्या किया है, सब यूनिट्स ऐड किए हुए हैं, पहले इस पर ऐड नहीं किए हुए थे, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ये उन्होंने ऐड किया। ये ऐसा नहीं था कि उस पर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, पूछे जाते थे, मतलब 1 या 2 लाइन पे बी सेक्शन में वगैरह पूछे जाते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रॉपर आपको सिलेबस में दिया है तो इस पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एपिजेनेटिक रेगुलेशन, इस पर भी आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा
फोर्थ यूनिट है ये भी सेम है, मतलब जैसे आप एल्बर्ट से लॉरिस से करते थे आपको वैसे आप कर सकते हैं। एक जो उन्होंने एक चीज़ें जो चेंज की है उन्होंने ये हटा दिया, ये जो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV था। अगर आप पिछला सिलेबस देखोगे तो उन्होंने बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पैरासिटिक मलेरिया, वायरल HIV उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि आपको पूरा बैक्टीरियल, पूरा पैरासिटिक, पूरा वायरल इन्फेक्शन करना है, ये ब्रैकेट उन्होंने निकाल दिया है। तो अभी किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर, किसी भी वायरस के ऊपर, किसी भी पैरासाइट के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही आपको नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। वापस फोर्थ यूनिट सेम ही है, फिफ्थ यूनिट भी सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है ऐसा जिसमें। बस उन्होंने एक चेंज किया हुआ है, वो है आपको प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग, सेंसेस पढ़ना है, वो भी प्लांट्स का। हम अब तक सिर्फ एनिमल्स पे ध्यान देते थे, प्लांट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था, आपको इस वक्त प्लांट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट। इसमें भी सारे यूनिट्स जो है वो सब सेम है, डिफरेंस आता है सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, यानी कि आपको अभी राइजोबियम के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको एज़ोटोबैक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको कह सकते हैं कि एजोस्पिरिलम के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आपको टर्पाइंस था, फिनोलिक्स तो थे ही हमारे, लेकिन ऐड क्या किया, अल्केनॉइड्स ऐड किया है। उसके बाद फिनिल पैरानाइड्स ऐड किया है। उसके बाद मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, यानी कि मेटाबॉलिक पाथवेज जो है प्लांट्स की, जो ये तैयार करते हैं, उसमें हमें इंजीनियरिंग करनी, यानी कि क्या हो कि मतलब थोड़ा सा टेक्निक्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि ज़्यादा अल्केनॉइड्स कैसे तैयार हो, ज़्यादा फिनिल पैरानाइड्स कैसे तैयार हो, ज़्यादा कह सकते हैं कि टर्पाइंस कैसे तैयार हो। तो ये मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में आपको पूछा जा सकता है, आपको ये भी एक्स्ट्रा एक पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आएगा इनटेट इम्यूनिटी, ये हमने सिर्फ अब तक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि वो आपको अभी प्लांट्स के बारे में भी एक्स्ट्रा पूछने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी, आई थिंक वो बाद में चेंजेस आए हैं, हाँ। कंसेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिजम्स, होलोबॉन्ड्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, जैसे गट माइक्रोम फिजियोलॉजी, यानी कि हर किसी का गट अलग अलग है, न्यूबॉर्न का अलग है, वेजिटेरियन का अलग है, नॉन वेजिटेरियन का अलग है, जिनमें कोई कह सकते हैं कि एडिक्शंस है उनके गट माइक्रोब्स अलग है, तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। गट माइक्रोब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जर्म फ्री एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसे उन्होंने पैदा होने से लेकर उन्हें सिर्फ एक स्टेराइल कंडीशंस में रखा है, उनके जो गट माइक्रोब्स है वो कैसे होंगे, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशंस एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब ऑर्गन ऑर्गन में कम्युनिकेशन होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल स्टमक लीवर में हमारे मसल सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। एनर्जी की हेमोस्टेसिस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मेटाबॉलिक हेल्थ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, डिसऑर्डर्स जो हमारे इसके रिलेटेड है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो इस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, अब उन्होंने इसमें क्या किया है, सच कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है, लेकिन उन्होंने मर्ज किया है। ये क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये अलग अलग थे, उसे उन्होंने मर्ज किया है। जीन्स म्यूटेशंस, ये दोनों सब टॉपिक्स अलग अलग थे, उन्हें उन्होंने मर्ज किया है, तो ये सारी चीज़ें मर्ज की हुई है। बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। आप जेनेटिक्स जैसे आप पहले करते थे आप वैसे ही आपको करना है। अब इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये भी सेम ही है। इवोल्यूशन जैसे आप इवोल्यूशन पहले पढ़ते थे, मैकेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक फ्लो, मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफिकेशन, एक्सटेंशन, को इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ते थे, आपको वही वापस पढ़नी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, प्रिंसिपल भी वही है। चेंज आता है माइक्रोबियल लाइफ में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में, ये सारी चीज़ें हम इतना डीप नहीं पढ़ते थे, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ये चीज़ें हम एक्स्ट्रा और करनी पड़ेंगी, जैसे ये हो गया ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने इतने नहीं की थी। मैं कह रही हूँ CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब आपको करनी पड़ेगी। ये जाइगोमाइसिड्स हो गया, एस्कोमाइसिड्स हो गया, बेसिलोमाइसिड्स हो गया, आपको वापस करनी पड़ेगी। अलगे, प्रोटिस्टा, क्लोरीप्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, ये आपको वापस करना पड़ेगा। आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी कब हुई, उनके इकोलॉजिकल रूल्स क्या, ये आपको वापस पढ़ने पड़ेंगे, आपको ये वापस करना पड़ेगा। उसके बाद इकोलॉजी का जो भी हमारा पॉइंट है वो भी सेम है, इंट्रोडक्शन है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आपको वापस करनी पड़ेंगी। इकोसिस्टम आपको मतलब जो भी है हमारा पहले से था वो आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे थोड़े से लॉज, जो भी हम कहते हैं ना कि एक्ट हो गया, लॉ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, वो है एक्ट।
ये एक्ट 2.202 वो आपको करना पड़ेगा। ये इन सिटू कंजर्वेशन हमें पता है, लेकिन पॉपुलेशन वायबिलिटी एनालिसिस, ICUN, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने इतना नहीं, मतलब जो लॉ रिलेटेड है हम इतने नहीं करते थे, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये बिहेवियरल इकोलॉजी हमें पता है, हम देख चुके हैं इवोल्यूशन में, इसमें इतना कोई, अभी ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, थोड़ा सा नया टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाने वाला है, डाटाबेसेस, 3D स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट्स, ब्लास्ट, फेस्टा, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें, स्कोरिंग मैट्रिक्स आपको एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ेंगी, नए सिरे से करनी पड़ेंगी। उसमें से मुझे मतलब मेरी इंट्यूजन ये कह रही है कि आपको ड्रग डिज़ाइन, क्लासिफिकेशन एंड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारा आपको कह सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करना पड़ेगा, जीन एनिमेशन करना पड़ेगा, 3D स्ट्रक्चर, विजुअलाइजेशन, स्टिमुलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग आपको करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स आपको वापस करना पड़ेगा, एनाटॉमी ऑफ प्रोटीन्स आपको करनी पड़ेंगी, मतलब हेराल्डिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन फोल्डिंग में आपको ये पूछा जा सकता है। सेकेंडरी टर्शियरी देखा आपने स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस, मैंने आपको कहा था कि आपको बायोकेमिस्ट्री में ये पूछा जा सकता है, यानी कि आपको बायोकेमिस्ट्री होगा, ये यूनिट 1 जो है आपका, इसको आपको मर्ज करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। या ड्रग डिज़ाइन आपको कह सकते हैं कि माइक्रो से थोड़ा सा मर्ज करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिस्टम बायोलॉजी, हेल्थ एंड ड्रग डिस्कवरी, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मेटाबॉलिक पाथवेज, डिजीज, डिजिटल हेल्थ, पर्सनल मैकेनिज्म, मेडिसिन, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट्स, मतलब जिससे हम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स भाग रहे थे जिंदगी भर, CSR ने वही हमारी झोली में डाल दिया है, वो है मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स का पार्ट करना पड़ेगा, कैलकुलस करना पड़ेगा, आपको इक्वेशंस करने पड़ेंगे, सेकेंडरी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लिनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड्स, आपको सब कुछ करना है। इंजीनियरिंग मेथड्स आपको करने हैं, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आपको करने हैं। थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, पुराना है, मतलब हमें पता है कि फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब जो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन आपको करनी है, आप करनी तो है, लेकिन आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि जो हमारा ETC हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, इनसे आपको क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको थर्मोडायनामिक्स के एरिया से या थर्मोडायनामिक्स के दिशा से आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग हमारा हो गया, ग्रोथ काइनेटिक्स, सबस्ट्रेट, यूटिलाइजेशन इन बैच, फेच बैच, कंटिन्यूस सिस्टम, ये पूरा माइक्रो का कह सकते हैं कि माइक्रो है पूरा भर के, तो आपको एक माइक्रो जैसे कि प्रेस्कॉट हो गया, इन सारी बुक से आपको करना पड़ेगा। एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, एंजाइम से बहुत मतलब CSR का फेवरेट टॉपिक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। बायोकैटालिस्ट, टेक्निक्स ऑफ इमोबिलाइजेशन, डिजाइन, ऑपरेशन, काइनेटिक्स, मोबिलाइज्ड एंजाइम रिएक्टर्स, थीलेज मॉडल, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब आप कैसे प्यूरिफाई करते हैं, प्रेसिपिटेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन, ये सारी मतलब पुरानी चीज़ें हैं, ऐसा कोई नया नहीं है इसमें। बायोप्रोसेस, प्लांट डिज़ाइन, प्रोसेस, फ्लो शीट, स्केल अप, स्केल डाउन इश्यूज, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से आपको पूछा जा सकता है। मुझे ऐसी क्यों गट फीलिंग आ रही है कि वो आपको बुक्स बताएंगे, यानी कि CSIR जो है वो मतलब CSR DPT, अब उनको एक साथ ही बोलना पड़ेगा, ये आपको बुक्स दे देंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें वो नहीं हैं बच्चों के लिए, जिनका ट्रेडिशनल बायोलॉजी है उनके लिए सारी चीज़ें नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई कह सकते हैं ना कि कोई ये तो होना चाहिए ना, मतलब किससे कहाँ से पढ़े, वो क्या पढ़े, उनके पास कोई बुक्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, तो आपको बुक्स बता देंगे वो स्टैंडर्ड बुक्स कि आप इससे पढ़ सकते हैं, कि आपको शायद अगस्त तक आ जाएगा, तो जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगस्त तक, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें दे देना चाहिए, अगस्त तक वो बुक्स आपको दे देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी, उसमें से जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है वो क्या है, सेम है, यानी आप देखोगे तो जीन नॉकआउट, DNA सीक्वेंसिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज, जीन एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात है इसमें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नई बात उसमें भी है, आपको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आनी चाहिए, एंटीबायोटिक इंजीनियरिंग, फेज डिस्प्ले, टिश्यू इंजीनियरिंग, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी,
pluripotent stem cells, guided directed differential technologies, 3D model for disease and development, न्यूरोबायोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आपको वापस नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल ब्रीडिंग, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, सेल एंड टिश्यू कल्चर मेथड्स, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्लाइज, आप सारी चीज़ें आपको वापस करनी पड़ेंगी, नए सिरे से करनी पड़ेंगी। ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा हमें यूनिट 12 में हो चुका था पिछले सिलेबस में, जैसे जेई, क्रॉप्स, EST, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उन्होंने वही रखा है, जब बस नाम अलग दिया है। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पूरा का पूरा नया टॉपिक है ये, अगर आप देखने जाओगे तो पूरा का पूरा नया है। मतलब जिनका माइक्रोबायोलॉजी उनके लिए भी थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि सी फूड माइक्रोबायोलॉजी मैंने अपने पूरे करियर में नहीं पढ़ा है कहीं पर भी। ये थोड़ा फाउलिंग एंड कोरिजन, बायोफिल्म्स, ओशनोग्राफी, ये सारी चीज़ें पूरा मराइन बायोलॉजी में आता है, मतलब बेसिक बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में नहीं आता है, तो आपको वापस करना पड़ेगा। बहुत एडवांस लेवल का ये पॉइंट है। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी वापस बायोफ्यूल फ्रॉम वेस्ट, बायोगैस, बायोरेमेडिएशन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स, सिस्टम्स, पॉपुलेशन, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट यूनिट, वो है मेथड्स इन बायोलॉजी। उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बायोफिजियोलॉजी, ये सारी सेम है, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं, मतलब कोई नया नहीं है। डिफिकल्टी तो है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ नया नहीं है। जीनोमिक्स अब नया है तो ये है, जीनोमिक्स है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, मेटाबॉलिक्स है, इसमें आपको एनालिसिस करनी है, मैपिंग करना है, टारगेटेड अनटारगेटेड मेटाबोलिटिक प्रोफाइलिंग करनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बारकोडिंग, सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, ये सारी, मतलब ऊपर से आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम्स भी करना है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये आपको करना है वापस, ये सारी चीज़ें है, मतलब वैसे की वैसी, इसमें कोई आपको नयापन नहीं है, जो आप पहले करते थे आपको वही करना है। वापस जो एक्स्ट्रा पॉइंट आया है वो ये है, IPR, बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसमें से AI एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, यानी कि कौन से पेटेंट डाटाबेसेस होने चाहिए, कौन से बायोलॉजिकल सेफ्टी होनी चाहिए, गाइडलाइंस क्या है, एंड इथिक्स क्या है, सारी इथिक्स बेस्ड जो भी पार्ट है वो इस कह सकते हैं कि इस पूरे सब यूनिट में आ जाएगा। तो ये सारा हमारा सिलेबस है। मैंने आपको क्विज में बताने की कोशिश की है कि आपको ये सारे नए पॉइंट्स है, आपको नए पॉइंट्स करने हैं, और इसी से आपको पता चल रहा है कि हाँ टफनेस बढ़ चुकी है, टफनेस बढ़ने वाली है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो आपका जून 2026 है, ये आपको डू और डाई सिचुएशन है। अगर आपको जेन्युइनली निकालना है तो आपको जून 2026 में ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दिसंबर 2026 का एक पेपर नहीं हो जाता तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि न्यू सिलेबस मतलब एग्जैक्टली क्या है। न्यू सिलेबस में CSIR हो या DBT हो या ये क्या चाहते हैं, कौन से पॉइंट्स है वो चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो जून 2026 हम सब के लिए क्या होने वाला है, मतलब सरप्राइज होने वाला है। तो अगर आपको इस सरप्राइज को नहीं चाहते हैं आप, तो आपको जून 2026 को ही डू और डाई सिचुएशन लेके आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप दिसंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप अभी से तैयारी करो, जितने भी आपके पुराने टॉपिक्स उन्हें पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आप इन नए टॉपिक्स को जा सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको यही तहे दिल से यही विश करती हूँ कि आपका जून 2026 में ही आपका अटेम्प्ट निकल जाए और आपको इस फंदे में ना पढ़ना पड़े। और जून 20 मतलब दिसंबर 2026 में अगर एक एग्ज़ाम हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या पूछने वाले हैं वो, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये एक एग्ज़ाम होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जून 2026 में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आपको आपकी ड्रीम पोजीशन मिल जाए, ड्रीम रैंक मिल जाए। क्योंकि मैं एक सेंसस एस्पायरेंट थी, मुझे पता है कि कितना स्ट्रेसफुल है। मैं एग्ज़ाम नहीं भी दे रही हूँ मगर फिर भी ये पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड आपका स्ट्रेस लेवल किस लेवल पे गया होगा। तो इसलिए मैं आपको तहे दिल से विश करती हूँ, एज अ सीनियर, एज अ एक्सपायरेंट, मैं आपको यही विश करूँगी कि आप फॉर्मर एस्पायरेंट और एक्सपायरेंट नहीं, मैं आपको यही विश करूँगी कि आप इसी साल जून में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आपको जो भी आपका रैंक है वो मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।